Today we will start our class on Bain axis, piston motor, radial motor and gear motor. So first of all हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्लास पहला तो वीडियो लेक्चर देखेंगे कि what are the working principle of Bain axis, radial and gear motor and साथ में किस तरीके से वो काम करता है. Even after 40 minutes क्लास हो जाने के बाद हम लोग उसके ऊपर वर्किंग एनिमेशन स्टडी करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि किस तरीके से वो मोटर एक्चुअली काम करता है. क्योंकि जो थ्योरी क्लास होता है, थ्योरी क्लास में सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल जितना ड्राइंग कर दिया जाता है बोर्ड में उसके बेसिस में पता चलता है. लेकिन अगर वर्किंग एनिमेशन अच्छे तरीके से देखोगे तो तुम लोग को ये समझ में आएगा कि वो उसमें इनलेट कहाँ से होता है, आउटलेट कहाँ से होता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल में अंदर में पिस्टन किस तरीके से काम कर रहा है एंड व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है. राइट. तो आज का क्लास में हम लोग बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लास्ट पार्ट ऑफ द रोटरी एक्चुएटर जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर. ये तीन मोटर जो है, इस तीन मोटर से हम लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, बट हम लोग क्या करेंगे, बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल इस तरीके से ये सब पंप हम लोगों का काम करता है, ये स्टडी करता है. ठीक है, तो पहले हम आते हैं बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर में. तो बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर में क्या है कि ये पिस्टन मोटर इज आल्सो एक्ट्स लाइक अ बेल्ट एक्सिस पिस्टन पंप. फर्स्ट हमारे इसमें बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर, बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर. तो ये किस तरह काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट्स लाइक अ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप. जिस तरीके से बेंट एक्सिस पिस्टन पंप काम होता था उसी तरीके से यहाँ पे बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में भी काम होगा. बट यहाँ पे क्या है कि बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में, पिस्टन पंप में क्या होता था कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता था, फ्लूइड के ऊपर पावर क्रिएट करता था, पावर जनरेट करता था. बट बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर के केस में क्या होता है कि फ्लूइड एंट्री करके पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है और रोटर शाफ्ट को मेरा रोटेट करता है. ठीक है, तो इट एक्ट्स लाइक अ बेल्ट एक्सिस पिस्टन पंप. सेकंड पॉइंट इज here the axis of the cylindrical block, here the axis of the cylindrical block, axis of the cylindrical block and shaft are mounted at an angle to each other, ओके. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो आप थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझ लेते हैं. ये मेरा बेल्ट एक्सिस पिस्टन पंप का एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहां पे ये मेरा है शाफ्ट, यहां पे मेरा एक स्वास प्लेट अटैच्ड हुआ है, यहां पे मेरा है ये पिस्टन का लिंक. राइट, ये जो मेरा ब्लैक डार्क करके बना हुआ है ये मेरा है पिस्टन. राइट, यहां पे मेरा है स्वास प्लेट, ये मेरा है फ्लैंक जो मेरा शाफ्ट को कनेक्ट करके रखा है, शाफ्ट को फिक्स करके रखा है. ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पे मेरा इनलेट है, इस कंडीशन में इसको हम लोग आउटलेट बोलेंगे. एक्सियल पिस्टन मोटर को हम लोग जिस तरीके से हम लोग स्टडी किए थे पिछला जो क्लास में, जब हम एक्सियल पिस्टन मोटर के बारे में बोल रहे थे, तो एक्सियल पिस्टन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ठीक उसी तरीके से ये बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर काम करता है. बट एक्सियल पिस्टन मोटर में क्या था कि जो स्वास प्लेट था वो एंगल में था और जो पिस्टन था वो वर्टिकल था. क्योंकि एक्सियल पिस्टन मोटर में क्या था, ये अगर सिलिंड्रिकल ब्लॉक था तो ये मेरा पिस्टन था. राइट, इसके बीचों बीच में से एक शाफ्ट निकला हुआ था और यहाँ पे ये स्वास प्लेट जो था वो मेरा एंगल में काम कर रहा था.
बट बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर के केस में क्या है कि यहाँ पे स्वास प्लेट मेरा वर्टिकल है और जो पिस्टन है वो मेरा इंक्लाइंड है, जो मेरा पिस्टन है वो मेरा इंक्लाइंड है, और ये पिस्टन के साथ साथ जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है वो भी मेरा इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे कैसे काम होता है, मान के चलो मेरा जो ऑयल जहाँ पे स्टोर रहता है, जो ऑयल स्टोरेज टैंक, वो ऑयल स्टोरेज टैंक से मेरा फ्लूइड फिल्टर के थ्रू से फिल्ट्रेट होके पंपिंग एक्शन के थ्रू से उसके अंदर पावर जनरेट करके उसको प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में लेके जाते हैं, वहां पे प्रेशर को कंट्रोल करके फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से वो फ्लूइड पहुंचता है एक्चुएटर में। देयर मे बी लीनियर एक्चुएटर, मे बी रोटरी एक्चुएटर, बट व्हेन वी आर यूजिंग रोटरी एक्चुएटर दैट टाइम यहाँ पे मैंने क्या किया, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर को मैंने ऐड किया। तो फ्लूइड मेरा क्या किया, फ्लूइड मेरा यहाँ पे गया, यहाँ इस पोर्शन से एंट्री किया, एंट्री करके ये पिस्टन का ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और एक बात ध्यान देना, फ्लूइड यहां से मेरा एंट्री किया, इनलेट से एंट्री करने के बाद ये जो पिस्टन के ऊपर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे किस तरीके का बन रहा है, देखो ये मेरा है और इस तरीके का है, तो ऑब्वियसली इसका एक ये अगर Ft है, सॉरी गलत मैंने कर रहा हूं, ध्यान देना, श्वास प्लेट में इस तरीके से कैलकुलेशन किया है, ये अगर मेरा Ft है इस तरीके से लगा हुआ है श्वास प्लेट के साथ, तो ये मेरा अगर Ft, ये मेरा अगर F है, तो इसका एक कॉस कंपोनेंट रहेगा, वो है मेरा Ft, और एक साइन कंपोनेंट रहेगा व्हिच इज माय Fn, राइट। जिस तरीके से एक्सियल पिस्टन मोटर में किए थे, क्योंकि वहां पे एक्सियल पिस्टन मोटर में श्वास प्लेट एंगुलर था, पिस्टन मेरा हॉरिजॉन्टल था, बट यहाँ पे क्या है, श्वास प्लेट मेरा परपेंडिकुलर है और जो पिस्टन है वो मेरा एंगुलर है। तो पिस्टन अगर एंगुलर है तो श्वास प्लेट के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि जब भी फ्लूइड इस इनलेट से पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन ऊपर उधर की तरफ फोर्स देगा, उधर की तरफ फोर्स देगा, तो ये लिंक के द्वारा वो श्वास प्लेट में यहाँ पे जो पिस्टन शू लगा हुआ है, यहाँ पे जो पिस्टन शू लगा हुआ है, ये पिस्टन शू के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये पिस्टन शू यहाँ पे जो श्वास प्लेट है, ये श्वास प्लेट के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो वो फोर्स का वैल्यू कितना है, F। अगर F इस तरीके से अगर एक्ट कर रहा है श्वास प्लेट के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पे एक एंगल है हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अगर एंगल है तो इसका एक कॉस कंपोनेंट होगा Ft और एक साइन कंपोनेंट होगा Fn। Ft क्या करेगा, Ft श्वास प्लेट के साथ वो टच होके रहेगा इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान देना। Ft क्या करेगा, ये मान लो अगर श्वास प्लेट है और इस कंडीशन में ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा पिस्टन शू है, तो वो क्या करेगा, Ft के वजह से क्या होगा, ये पिस्टन के ऊपर श्वास प्लेट के ऊपर इस तरीके से दबा के रखेगा, ये Ft फोर्स के वजह से, तो ये इस तरीके से दबा के रखेगा, और ये Fn फोर्स की वजह से वो क्या होगा, श्वास प्लेट के ऊपर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ग्लाइड ओवर करेगा, स्मूथली ग्लाइड करेगा। तो यहाँ पे जब मेरा फ्लूइड का प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर पड़ा, पिस्टन क्या किया, ऊपर इस पिस्टन क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, जब भी वो इस डायरेक्शन में मूव किया तो पिस्टन शू क्या किया, श्वास प्लेट के ऊपर फोर्स क्रिएट किया व्हिच इज F। इसका कंपोनेंट निकाला Ft, जिसकी वजह से वो श्वास प्लेट के साथ टच करके रखा हुआ है, और Fn जिसकी वजह से वो श्वास प्लेट में रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब इस तरीके से वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, वो श्वास प्लेट को लेकर रोटेट करेगा, और जब वो रोटेट करेगा उस टाइम क्या होगा, ये वाला पिस्टन जब इस पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट, इस तरीके का फोर्स अप्लाई करने के बाद Ft into R जो टॉर्क जनरेट होगा, इस टॉर्क जनरेट की वजह से ये पिस्टन इस पोजीशन में आ जाएगा। जब ये पिस्टन इस पोजीशन में आएगा तब ऑब्वियसली अकॉर्डिंग फॉर द श्वास प्लेट, क्योंकि अगर मेरा श्वास प्लेट इस तरीके का है और मेरा एक पिस्टन ऐसा कंडीशन में है और दूसरा पिस्टन ऑब्वियसली और थोड़ा सा आगे की तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पिस्टन पीछे की तरफ एक बैक थ्रस्ट क्रिएट करेगा। जब भी पिस्टन पीछे की तरफ बैक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, यहाँ पे जितना ऑयल था ये ऑयल क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा तो वो फ्लूइड आउटलेट से निकल जाएगा। फिर ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इनलेट पोर्ट से फ्लूइड इसके ऊपर अंदर एंट्री करेगा, पिस्टन को फोर्स क्रिएट करेगा, ये वाला कांसेप्ट अप्लाई होगा और वो स्लाइड ओवर करेगा श्वास प्लेट को लेकर, और फिर ये पिस्टन जब इस पोजीशन में आएगा तो फिर वो श्वास प्लेट के अपना एंगुलर पोजीशन की वजह से आगे की तरफ चल जाए, पिस्टन पीछे की तरफ बैक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड है वो आउटलेट से बाहर चल जाएगा। तो इस तरीके इसलिए कंटीन्यूअस एक रोटेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मेरा ये शाफ्ट में रोटेशन जनरेट होगा। ये मेरा बेसिकली बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट लाइन है, दिस टाइप ऑफ मोटर, ये इस तरह का मोटर कहां पे यूज होता है, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर कहां पे यूज होता है, दिस आर द मोटर यूज्ड फॉर, दिस मोटर्स are used for, these motors are used for machine tools
like table movement of die sinking machine, like table movement of die sinking machine, of die sinking machine, table movement of die sinking machine for their smooth working, for their smooth working, for their smooth वर्किंग। ओके, तो इस तरीके का बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर कहां पे यूज होता है? मशीन टूल्स में यूज होता है, लाइक टेबल मूवमेंट फॉर डाई सिंकिंग मशीन फॉर देयर स्मूथ वर्किंग। मतलब मशीन टूल्स को बेसिकली प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इस तरीके का मोटर यूज करते हैं, बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर को हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग आएंगे रेडियल पिस्टन मोटर में। रेडियल पिस्टन मोटर का जो डायग्राम है वो स्कीमेटिक डायग्राम ये है। यहाँ पे चार गो मेरा सिलेंडर है, देखो ये मेरा एक सिलेंडर है, ये मेरा एक सिलेंडर है, ये मेरा एक सिलेंडर, ये मेरा एक सिलेंडर है, और चार गो सिलेंडर में अलग अलग चार गो पिस्टन अटैच्ड हुआ है, और ये चार गो पिस्टन एक सर्टेन जॉइंट से कनेक्टेड है। ध्यान देना, ये मेरा पिस्टन चेंबर है। ओके, ये मेरा पिस्टन चेंबर है, राइट, होल पिस्टन चेंबर। ये मेरा एक पिस्टन है, सॉरी ये मेरा एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये मेरा एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। हर ब्लॉक में एक एक करके पिस्टन अटैच्ड हुआ है, तो चार ब्लॉक मतलब चार पिस्टन अटैच्ड है, और ये चारों पिस्टन एक अलग अलग लिंक के द्वारा एक सेंटर पोर्शन में वो ज्वाइन हुआ है, एक सेंटर पोर्शन में वो क्या है, ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मान लो ये मेरा शाफ्ट है, ये जो मेरा बीच में जो मैंने डार्क किया हूं ना, ये मेरा शाफ्ट है, जो डार्क मतलब सेंटर पोजीशन में यहाँ पे इस तरीके से मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके से मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है। अब फ्लूइड ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर, यहाँ से कोई एक सिंगल एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक में फ्लूइड अगर इनलेट से एंट्री करेगा तो फ्लूइड क्या करेगा, पिस्टन को फ्लूइड क्या करेगा, मैं एक सिंगल चीज को लेकर दिखा रहा हूँ। मान लो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन को मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, राइट। ये मेरा पिस्टन है, अभी इसका यहाँ पे मेरा पिस्टन है, और ये एक लिंक के द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये लिंक के द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, ठीक। अब फ्लूइड अगर यहाँ से इनलेट करेगा तो फ्लूइड यहाँ पे जब स्टोर होना शुरू होगा, फ्लूइड जब यहाँ पे स्टोर होगा तो ऑब्वियसली ये इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा। जब ये पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा तो पिस्टन का पोजीशन क्या होगा, पिस्टन इस पोजीशन में आएगा। जब पिस्टन इस पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पे पहले था फ्लूइड इनलेट किया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, फोर्स क्रिएट किया, पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव किया। जब पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव किया, पिस्टन का फाइनल पोजीशन यहाँ पे आया, तो उस टाइम ये वाला लिंक इधर आ जाएगा, उस टाइम ये वाला लिंक इधर आ जाएगा, क्योंकि लिंक इधर आ जाएगा। लिंक जब उस टाइम ये वाला लिंक जब इधर आएगा, मतलब ये वाला जो पिस्टन है, ये पिस्टन का पोजीशन ऑटोमेटिक ऑपोजिट साइड से देखो, फिर ये वाला यहाँ ये जो पिस्टन इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है, ये पिस्टन जब यहाँ पे था रहेगा, ये वाला जो पिस्टन जब इस सिलेंडर का टॉप में रहेगा, तब ये वाला पिस्टन इस सिलेंडर का बॉटम में रहेगा। तो मान लो पहला कंडीशन में यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, पहला कंडीशन में जब पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे था, उस टाइम ऑपोजिट सिलेंडर में पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ से जब फ्लूइड इनलेट हो रहा था, तो इस टाइम यहाँ पे फ्लूइड अभी स्टोर्ड है, फ्लूइड अभी स्टोर है। जब फ्लूइड यहाँ पे इनलेट करेगा तो पिस्टन इस पोजीशन में आएगा। जब पिस्टन इस पोजीशन में आएगा तो ये जो पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड आउटलेट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक ऑपोजिट साइड में सेम चीज हैपन, ऑपोजिट साइड में सेम चीज हैपन, राइट, ऑपोजिट साइड में भी सेम चीज हो रहा है मेरा। यहाँ पे अगर पिस्टन पोजीशन है तो ये पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्लूइड रहेगा, यहाँ से जब फ्लूइड एंट्री करेगा तो वो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो और ये पिस्टन क्या करेगा, इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से मेरा आउटलेट होगा। तो ये कंटिन्यूअस, ये इधर से फोर्स क्रिएट कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर से फोर्स क्रिएट कर रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर ये यहाँ से फोर्स क्रिएट करेगा, यहाँ से जाएगा। इस तरीके कंटिन्यूअसली अप डाउन, ये यहाँ पे स्लाइडिंग, यहाँ पे इस तरीके का स्लाइडिंग, यहाँ पे पिस्टन का स्लाइडिंग, इधर में भी पिस्टन का स्लाइडिंग, इधर में भी पिस्टन का स्लाइडिंग। ये स्लाइड होने के वजह से यहाँ का जो सेंटर पॉइंट में जो शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट टॉर्क में रोटेट करना शुरू करता है, क्योंकि ये जब इस डायरेक्शन में जाता है तो ये इस डायरेक्शन में आता है, ये जब इस डायरेक्शन नीचे की तरफ जाता है तो इधर ये सेंटर पॉइंट इधर आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटर पॉइंट एक बार इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब पिस्टन इस साइड में आएगा तो ये सेंटर पॉइंट इस साइड में आएगा।
जब पिस्टन इस साइड में आएगा तो सेंटर पॉइंट इस नीचे की तरफ आएगा, फिर जब ये पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ आएगा तो सेंटर पॉइंट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आएगा तो सेंटर पॉइंट इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके का मोशन की वजह से ये सेंटर पॉइंट में जो शैफ्ट लगा हुआ है उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से शैफ्ट रोटेट करता है, और शैफ्ट रोटेट करता है तो शैफ्ट के बैक साइड में बैक एंड में जो आउटपुट लगा हुआ है, जो मुझे लोड लिफ्टिंग करना है या लोड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, जो भी एप्लीकेशन लगा हुआ है वो एप्लीकेशन मेरा काम करता है। ये है मेरा बेसिकली रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर, जिसमें रेडियली एक सेंटर के बेस में रेडियली 4 पिस्टन लगा हुआ है, और 4 पिस्टन का 4 सिलेंडर के अंदर है, और 4 सिलेंडर में हर एक सिलेंडर में इनलेट और आउटलेट ऑप्शन अवेलेबल है। जिस सिलेंडर में इनलेट होगा ऑपोजिट साइड से आउटलेट होगा, अगर इससे इनलेट हो रहा तो ऑपोजिट साइड से आउटलेट होगा, फिर इस साइड में इनलेट होगा तो इस साइड में आउटलेट होगा, और इस साइड में अगर आउटलेट होगा तो इस साइड से इनलेट होगा। इस तरीके से मोशन में ये काम करता है और शाफ्ट को मेरा रोटेट करता है। ये मेरा था रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर, राइट। रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर, अभी क्या है कि मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मॉडर्न इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो स्पीड हाई टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो रेडियल पिस्टन मोटर इज यूज्ड, रेडियल पिस्टन मोटर इज यूज्ड इन लो हेड and high torque operation, low head and high torque operation, क्योंकि सिलेंडर मेरा जितना सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर मेरा जितना छोटा होगा तो फ्लूइड जो एंट्री करेगा वो उतना ही कम एंट्री करेगा, तो हेड भी उतना ही कम होगा। इसीलिए ये रेडियल पिस्टन मोटर वहां पे यूज होता है जहां पे कम हेड होता है, लो हेड होता है, एंड हाई टॉर्क ऑपरेशन, ज्यादा टॉर्क लगता है, कम हेड होता है, उस तरह का ऑपरेशन में हम लोग रेडियल पिस्टन मोटर को यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है इसका जो कैपेसिटी होता है ये 200 सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन से, its capacity is 200 semi cube per revolution to 10,000 semi cube per revolution, right? Its capacity is 200 semi cube per revolution, 10,000 semi cube per revolution with high pressure. कितना हाई प्रेशर है? 450 bar. its working pressure is 450 बार और इवन हायर, मतलब 450 बार या उससे ज्यादा प्रेशर में, ज्यादा बार प्रेशर में ये रेडियल पिस्टन मोटर यूज हो सकता है और रेडियल पिस्टन मोटर काम कर सकता है। अभी हम लोग आएंगे गियर मोटर में। गियर मोटर में सिंपल जैसे गियर पंप काम करता था, गियर पंप में क्या होता था कि फ्लूइड यहाँ से एंट्री करता था, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक गियर रोटेट करता था, तो इस गियर के साथ जो दूसरा गियर मेरा मेस करके बैठा हुआ था वो भी रोटेट करता था। इसकी वजह से फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता था, दोनों टीथ के बीच ट्रैप होता था, और ट्रैप होने की वजह से वो कंप्रेस हो जाता, प्रेशर गेन करता था, और यहाँ से आउटलेट से वो डिस्चार्ज हो जाता। ये था मेरा पंप का वर्किंग प्रिंसिपल। बट जब मैं गियर मोटर में आ रहा हूँ, गियर मोटर में क्या होता है कि यहाँ पे तो ये ऑब्वियसली इंटरनल मैकेनिज्म है, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म मेरा क्या करता है? रोटेट नहीं करता है। जब यहाँ से मेरा फ्लूइड एंट्री करता है, फ्लूइड एंट्री करके ये गियर, कोई भी एक गियर का टीथ, दोनों टीथ के बीच ट्रैप होता है, और कंटिन्यूअस जब फ्लूइड एंट्री करना शुरू करता है तो वो गियर का टीथ के ऊपर क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। मतलब ये अगर मेरा एक गियर है, ये अगर एक मेरा गियर है, तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो फ्लूइड यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, राइट। फ्लूइड ट्रैप होके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हुआ, आहिस्ते यहाँ पे जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा? हर एक टीथ में फोर्स क्रिएट करेगा। अब फोर्स क्रिएट करने की वजह से गियर का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। जब ये गियर रोटेशन होना शुरू करेगा और इसके साथ जो दूसरा गियर लगा हुआ है, इसके साथ जो दूसरा गियर लगा हुआ है, वो दूसरा गियर क्या करेगा? दूसरा गियर भी रोटेट करना शुरू करेगा। तो जब भी दोनों गियर के बीच अनमेस होगा,
अभी गियर क्या है, मेसिंग कंडीशन में एक दूसरे के साथ इस तरीके से फंसा हुआ है, राइट, एक दूसरे इस तरीके से फंसा हुआ है। जब भी यहाँ पे अनमेसिंग होगा तब ये जो दोनों गियर का बीचों बीच फ्लूइड एंट्री कर फ्लूइड ट्रैप होगा, और फ्लूइड ट्रैप होने की वजह से वो क्या करेगा, गियर के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये गियर एक सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करेगा। ये गियर अगर सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करेगा तो उसके साथ जो मिस करके गियर अटैच हुआ है वो भी एक सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करना शुरू कर वो भी एक सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये दोनों गियर रोटेट करेगा तो जिस गियर में ना मेन ड्राइविंग शाफ्ट अटैच्ड है वो शाफ्ट में रोटेट करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस गियर में एक जो मेरा मेन शाफ्ट अटैच्ड है, यहाँ से फ्लूइड एंट्री किया, ये गियर में दोनों टीथ के बीच ट्रैप हुआ, गियर को रोटेट करने की कोशिश किया, गियर रोटेट हुआ तो ये गियर भी रोटेट हुआ। जब ये गियर फुल स्पीड में रोटेट होना शुरू हुआ तब ये गियर भी फुल स्पीड में रोटेट होना शुरू होगा, और उसके वजह से ये जो शाफ्ट होगा ये शाफ्ट का भी रोटेशन होगा, और सर्टेन टाइम शाफ्ट का भी रोटेशन होना शुरू होगा। और यहाँ से जब गियर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जब रोटेशन कंप्लीट होगा और जब प्रेशर फुल एक मैक्सिमम प्रेशर तक चला जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज पोर्ट से वो फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा गियर मोटर काम करता है। जैसे गियर पंप में गियर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता था, बट गियर मोटर में क्या है कि फ्लूइड गियर का ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है तो गियर रोटेट कर रहा है, और जब गियर रोटेट कर रहा है तो गियर के साथ जो मेरा मेन शाफ्ट जिस शाफ्ट को मुझे रोटेट करना है वो शाफ्ट मेरा अटैच्ड है, तो वो शाफ्ट भी मेरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो गियर मोटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या है गियर मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a fixed capacity motor. It is a fixed capacity motor. फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर मतलब ये चेंबर का जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स्ड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर। हमको फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा भी नहीं कर सकते और कम करने से मेरा गियर का स्पीड नहीं लेगा, इसीलिए एक सर्टेन फिक्स्ड कैपेसिटी से ये गियर रोटेट करेगा और मेरा शाफ्ट में भी मैं रोटेशन में शाफ्ट में भी मिलेगा, आउटपुट शाफ्ट में, तो इसीलिए बोला जा रहा है इट इज अ फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर। सेकेंड, this is imbalance motor. This is imbalance motor. Imbalance motor. Why imbalance? Because when जब मेरा फ्लूइड इस इनलेट से एंट्री करेगा तब आउटलेट तो मेरा खाली है, जब फ्लूइड इनलेट से एंट्री करेगा तो पहला गियर में फोर्स क्रिएट करेगा, उस टाइम दोनों गियर के बीच एक इंबैलेंस शिफ्ट जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जब फोर्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इस एरिया में जब फोर्स हो रहा है तब इस एरिया में कोई फोर्स नहीं है, तो इसीलिए एक इंबैलेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से गियर जब रोटेट करता है तो ये गियर को भी रोटेट करता है और शाफ्ट में रोटेट होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंबैलेंस मोटर बोल रहे हैं। और दूसरा है क्या, जितना गियर का टूथ लार्जर होगा, गियर टूथ will be more larger, torque will be more developed. Gear tooth will be more larger. Gear tooth will be more larger. More torque will be developed. More torque will be developed. More torque developed. थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, राइट, नीचे हो गया ना, इसीलिए थोड़ा हैंड राइटिंग तरह से खराब हो गया मेरा। गियर टूथ विल बी मोर, जितना बड़ा गियर टूथ होगा, क्यों, जितना बड़ा गियर टीथ होगा, देखो अगर मैं एक छोटा सा गियर टीथ है तो इसमें कितना मेरा फंसेगा फ्लूइड, नहीं फंस पाएगा ना। अगर मैं बड़ा साइज का गियर का टीथ अगर यूज करता हूं तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेरा यहाँ पे एंट्री करेगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रैप होगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रैप होगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा गियर टिप के ऊपर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो ज्यादा स्पीड में रोटेट करेगा, और जब ज्यादा स्पीड रोटेट करेगा तो दोनों गियर उस स्पीड में रोटेट करेगा तो टॉर्क मेरा क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। टॉर्क जब ज्यादा जनरेट होगा तो शाफ्ट को रोटेट करने में मेरा कोई असुविधा नहीं होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टॉर्क हमको, जितना ज्यादा मैं गियर का टीथ बड़ा करूंगा उतना ज्यादा मेरा फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि मैं जानता हूं टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू Ft into R, राइट, Ft into R मतलब फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जितना ज्यादा मैं गियर का टीथ बड़ा करूंगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो फोर्स का मतलब जो गियर टीथ के ऊपर जो फोर्स मेरा जनरेट होगा वो ज्यादा होगा, और ज्यादा फोर्स जनरेट होगा तो ज्यादा टॉर्क भी डेवलप होगा, ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा तो शाफ्ट का आउटपुट में जो लोडिंग कैपेसिटी है वो लोडिंग कैपेसिटी में ज्यादा कर सकता हूं। तो ये था बेसिकली बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये मेरा अभी ये 3 कंप्लीट हो गया, मतलब रोटरी एक्चुएटर का जो पार्ट है वो मेरा फुल्ली कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे का क्लास में, आई थिंक 22 का क्लास में
जून का क्लास में हम लोग एनिमेशन देखेंगे, जैसे बेंट मोटर किस तरीके से काम करता है, एक्सियल पिस्टन मोटर किस तरीके से काम करता है, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर किस तरीके से काम करता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। और अगर तुम लोगों को आज का वीडियो लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो 20 तारीख का जो जूम क्लास में ओके। Students, now do you have any doubt regarding this three types of motor: bent axis piston motor, radial axis piston motor, and gear motor? Anybody having any doubt? Students, do you have any doubt? Yes or no? If you have any doubt, if you have no doubt, please tell me no. Sir, I have no doubt regarding today's topic. बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है? बाकी अभिजीत, आदित्य, अलक, अमन, आजाद, चंद्रशेखर, अनिकेत, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का जो एप्लीकेशन है, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का जो एप्लीकेशन है वो है कि दिस टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड फॉर द मशीन टूल्स। लाइक मशीन टूल्स मतलब क्या है कि एक सेकेंड शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। मशीन टूल्स मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा अभी जो हम लोग के कॉलेज में जो हम लोग लीड मशीन में काम करते हैं उसमें हम लोग का जो टूल्स लगा हुआ रहता है, जो मशीन टूल्स हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, लाइक नार्लिंग, थ्रेडिंग एंड टैपर टर्निंग, फेसिंग, टर्निंग, शेपिंग, कोई भी टाइप का अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जब इंडस्ट्री में जो हम लोग मशीन यूज करते हैं उस मशीन का जो टूल पोस्ट है जहां पे टूल को फिक्स्ड किया जाता है वो टूल पोस्ट बहुत ही बड़ा साइज का होता है। हम लोग के पास जो है वो भी वही उसी तरीके से ही काम होता है, लेकिन हम लोग के पास जो टूल पोस्ट है वर्कशॉप में वो छोटा साइज का टूल पोस्ट है, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज होता है दैट इज वेरी हेवी इन साइज। एंड वो टूल पोस्ट को अरेंज करने के लिए, वो टूल पोस्ट का टेबल को मूवमेंट करने के लिए मशीन टूल्स को कौन सा, अगर थ्रेडिंग हो गया तो मुझे नार्लिंग के लिए टूल्स को वही सेम टूल पोस्ट में थ्रेडिंग का भी टूल रहेगा, नार्लिंग का भी टूल रहेगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहेगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल रहेगा। तो कौन सा ऑपरेशन कितना देर तक चलने के बाद थ्रेडिंग से नार्लिंग में जाएगा, नार्लिंग से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आ जाएगा उसको करने के लिए, उसका मूवमेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर यूज करते हैं इंडस्ट्री में। और डाई सिंकिंग मशीन मतलब क्या होता है कि जो मशीन मेरा वर्क कर रहा है, जैसे लेथ मशीन बोलो या कोई भी हम लोग का जो डाई प्रिपरेशन होता है, क्योंकि कास्टिंग में क्या होता है कि ढांचा रेडी रहता है पहले से, राइट? तो वो ढांचा को रेडी करने के लिए भी हम लोग जो डाई मशीन प्रिपेयर करते हैं वो डाई मशीन में हम लोग ये बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर यूज करते हैं। रेडियल पिस्टन मोटर का अगर वर्किंग प्रिंसिपल, अगर एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो रेडियल पिस्टन मोटर का एप्लीकेशन, रेडियल पिस्टन मोटर बेसिकली यूज होता है मेरी राडार में। जो राडार लगा हुआ रहता है, भले वो समुंदर में जो वॉरशिप होता है, वो वॉरशिप में जो राडार लगा हुआ रहता है, राडार बेसिकली सिग्नल कैच करता है। दूसरा कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर कोई भी अगर एनिमी शिप रहता है तो वो एनिमी शिप का जो सिग्नल है या एनिमी शिप का पोजीशन कहाँ पे वो लोकेट करने के लिए ज्यादातर राडार यूज किया जाता है। और ये राडार में या मरीन विंचेस में या हाई पावर इंडस्ट्रियल मशीन लाइक जो 20 स्टेरॉइड या 30 या 40 स्टेरॉइड बिल्डिंग होता है, तो इतना ऊंचा बिल्डिंग में सामान को, मतलब मान के चलते जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब मान के चलो सीमेंट लेके जाना पड़ता है, जो क्या बोलते हैं ब्रिक लेके जाना पड़ता है, वो ये कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान लगता है वो सब सामान को एक जगह से उतना हाइट में पहुंचाने के लिए हम लोग को हाई पावर क्रेन यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके का मशीन में हम लोग ज्यादातर रेडियल पिस्टन मोटर यूज करते हैं। और गियर मोटर जैसे कि गियर का ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग ये गियर मोटर को यूज वहां पे करते हैं जहां पे मुझे टॉर्क का रिक्वायरमेंट according to the requirement of the torque or according to the requirement of the application we are using the gear motor। क्योंकि हम लोग छोटा गियर मोटर यूज करेंगे तो कम अमाउंट ऑफ टॉर्क मिलेगा, कम अमाउंट ऑफ स्पीड मिलेगा शाफ्ट का। बड़ा गियर का अगर गियर मोटर यूज करेंगे, ज्यादा
क्या बोलते हैं टूथ साइज जिसका बिग हो ज्यादा, जिसका टीथ बड़ा है, वो बड़ा साइज का अगर टीथ वाला गियर मोटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें मुझे ज्यादा टॉर्क मिलेगा और ज्यादा आरपीएम रोटेशनल पर मिनट आरपीएम हम लोग को ज्यादा मिलता है। तो हम लोग को डिपेंड्स ऑन द टॉर्क in the application we are using the gear motor। this basically gear motor को हम लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्बैलेंस मोटर है। क्योंकि इम्बैलेंस मोटर इसलिए क्योंकि इस मोटर का बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक गियर के साथ दूसरा गियर का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है ड्यू टू द हाइड्रोलिक ऑयल इनलेट से एंट्री करके हाइड्रोलिक ऑयल आउटलेट से बाहर चल जाता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल इनलेट से एंट्री करके जब गियर टीथ को कंटिन्यूअसली रोटेट करता है तो गियर टीथ के कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है एंड बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो इसलिए वो जो गियर मोटर है वो इम्बैलेंस मोटर उसको बोला जाता है। तो इसीलिए उसको हम ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं, लेकिन कभी कभार डिपेंड्स ऑन द requirement of the torque or depends on the requirement in the application we are using the gear motor. So these are the three types of rotary actuator which I have already discussed about the working principle and the application. Now we will see the working animation of the gear motor, axial piston motor, vane motor जो कल भी देखे थे, आज और एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे क्योंकि कल बहुत ही जल्दी वो चीज देख लिए थे, आज एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे। Now students, do you have any doubt? Is there any doubt related to the rotary actuator? होल चैप्टर द रोटरी एक्चुएटर के ऊपर किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट है रोटरी एक्चुएटर के ऊपर वो पूछ सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या उसका आंसर तुम लोगों को पता नहीं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। इट्स ओपन टू ऑल। Is there any question or otherwise I will discuss something? Is there any question or otherwise I will discuss something? क्या करना है बोलो? कोई क्वेश्चन है किसी का? अरे तुम लोग रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं करो, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ना क्लियरली? मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? यस सर। रिस्पॉन्स करो। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं कोई कुछ चीज बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रोमोटर और द सिलेक्शन ऑफ द रोटरी एक्चुएटर? सिलेक्शन ऑफ रोटरी एक्चुएटर, क्या क्या रीजन है? सिलेक्शन ऑफ रोटरी एक्चुएटर, क्या रीजन है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना मुझे एक एप्लीकेशन में हम लोग रोटरी एक्चुएटर यूज इसलिए करते हैं, हमेशा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम लोग रोटरी एक्चुएटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रोटरी एक्चुएटर से मुझे टॉर्क मेरा आउटपुट है। इसमें इनपुट क्या है? इनपुट है हाइड्रोलिक एनर्जी और आउटपुट क्या है? आउटपुट है मैकेनिकल एनर्जी। रोटरी एक्चुएटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी के द्वारा शाफ्ट रोटेट होता है और वो एनर्जी शाफ्ट का एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन में यूज करेंगे उस एप्लीकेशन को काम करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड है और रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ज्यादातर हाइड्रोलिक मोटर को सिलेक्शन करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि व्हाट आर द सिस्टम प्रेशर, कि जो एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं या जो सिस्टम में, जैसे रोटरी एक्चुएटर के अंदर जब हाइड्रोलिक ऑयल इंटर कर रहा है तो उस सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर है। क्योंकि अगर मैं कोई भी रोटरी एक्चुएटर इंटर कर दूंगा, जैसे बेल्ट एक्सिस पिस्टन मोटर, सॉरी रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर में मैंने देखा 450 बार, तो 450 बार प्रेशर जब कोई सिस्टम के अंदर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो जो शाफ्ट है वो शाफ्ट बहुत स्पीड में रोटेट कर रहा है, तो वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करके हम लोगों को सिलेक्शन रोटरी एक्चुएटर सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सिस्टम प्रेशर कौन सा पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना चाहिए या ध्यान पे रखना चाहिए फॉर सिलेक्शन ऑफ द रोटरी एक्चुएटर? सिस्टम प्रेशर ब्रैकेट में वर्किंग, कौन सा सिस्टम प्रेशर में
वो एक्चुअली काम कर रहा है। थर्ड वन इज कि मतलब जब बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द हाइड्रोलिक मोटर्स आर यूज्ड एट अ हाई आरपीएम, जब बहुत ज्यादा आरपीएम में काम करता है, राइट, अ ब्रेकिंग रिलीफ वाल्व शुड बी यूटिलाइज्ड। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग रिलीफ वाल्व? ब्रेकिंग रिलीफ वाल्व मतलब क्या है कि जैसे मैंने प्रीसेट प्रेशर के बारे में बताया था प्रेशर रिलीफ वाल्व पढ़ाने के टाइम पे, वैसे इट्स अ ब्रेकिंग रिलीफ वाल्व। मतलब एक शाफ्ट का खुद का एक वेट है, शाफ्ट का खुद का वेट वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, शाफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद का ओन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो शाफ्ट को रोटेट करने के लिए फर्स्ट जो रोटेट करेगा, जैसे एक बाइक का व्हील को पहला बार रोटेट करने के लिए मुझे फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है बाइक को, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है उस टाइम। ठीक वैसे ही यहाँ पे रोटरी एक्चुएटर को फर्स्ट टाइम रोटेट करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि what is the maximum value of the torque or what is the preset torque, right? What is the preset torque to rotate the shaft? What is the preset torque which is to rotate the shaft? So this is the third point. Okay, and fourth point is what are the flow control valve is used to control the rotary actuator speed? हम लोग कौन सा flow control valve use कर रहे हैं? And ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट दोनों एक साथ मार्च करके मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आर द फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड व्हाट आर द बाईपास कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द रोटरी एक्चुएटर स्पीड। बिकॉज अगर मैं फ्लो कंट्रोल वाल्व एक नॉर्मल फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज कर रहा हूँ और मैं अगर बाईपास वाल्व यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हमेशा हम लोग कोई भी मशीन में वर्कआउट करते हैं जहां पे मुझे सेफ्टी रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरत होता है। तो अगर मैं सेफ्टी को अगर मैं मैनेज नहीं करूंगा, सेफ्टी को अगर देखते हुए अगर मैं मशीन को अगर ऑन नहीं करूंगा, तो मेरे मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज जब मेरा मशीन स्टार्ट होता है, कोई भी चीज मैनुअली नहीं होता है, सारा काम करता है मशीन, तो मशीन में सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। तो ये पॉइंट नंबर 4, व्हाट आर द फ्लो कंट्रोल वाल्व्स आर यूज्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हाट आर द बाईपास वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व आर यूज्ड, बाईपास वाल्व or non-return valve are used. These 5 points are basically important for the selection of the rotary actuator. Okay, and इसके ऊपर जो notes है, what are the selection of rotary hydraulic motors और rotary actuator, ये वाला point मैं तुम लोगों को क्लास में notes में दे दूंगा, ठीक है? But ये 5 points, these 5 points are very important for the selection of rotary actuator. Okay, so now it's 40 minutes over, so please join the class again. Okay, so we can start the working animation video. Okay, क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना क्लास में। वर्किंग एनिमेशन नहीं देखोगे तो तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रोटरी एक्चुएटर या रोटरी मोटर काम करता है, ठीक है? फिर से ज्वाइन कर लेना। Let's start the class. In this class we will start the working animation of belt axis piston motor, radial piston motor and axial piston motor. Okay, so please study the working animation, how this piston pump is working in the real field, but this is in the animation mode. So अच्छे से इसको समझना बेटर होगा, तुम लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एंड अगर जब थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी के साथ इसको मैच भी कर पाओगे, तुम लोग के लिए अच्छा होगा। We'll see how the vane motor, axial piston motor, bent axis motor, gear motor working animation. क्योंकि हम लोग पिछला जितना सारा क्लास में ऑलरेडी बेंट एक्सिस मोटर, गियर मोटर, वेन मोटर, एक्सियल पिस्टन मोटर का हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और आज का क्लास में हम लोग ये सारा मोटर्स का वर्किंग एनिमेशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लीनियर एक्चुएटर टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो आज का क्लास में हम लोग सारा मोटर्स का वर्किंग एनिमेशन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग वेन मोटर किस तरीके से काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे। So here it is a video of vein single motor working animation, और उसमें हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि how single vein motor rotary actuator works।
जब हम लोग क्लास शुरू किए थे, जो हम लोग जो मेरा वीडियो लेक्चर था वेन रोटरी एक्चुएटर के ऊपर, तो वहां पे हम लोग 4 वेन्स को लेकर हम लोग देखे थे, बट यहाँ पे हम लोग एक सिंगल वेन एक रोटरी एक्चुएटर में किस तरीके से काम करता है वो हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग को समझ में आएगा। एक सिंगल वेन में अगर समझ में आएगा तो मेरे बाकी वेन्स के लिए भी हम लोग को समझ में आएगा कि वेन रोटरी एक्चुएटर में किस वे में काम होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज अ वेन सिंगल मोटर का एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे एक ही वेन दिया हुआ है जो मेरा ब्राउन कलर में है, चॉकलेट ब्राउन कलर में यहाँ पे वेन शो किया गया है, और ये मेरा इनलेट है जो मेरा ब्लू लाइन से है ना, ये मेरा इनलेट है। इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, और ये मेरा आउटलेट है। आउटलेट से मेरा फ्लूइड फिर से टैंक में वापस जा रहा है, और ये मेरा हाउ अ सिंगल वेन रोटर एक्चुएटरी वर्क, ये हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In this video, we're going to explain the working principles of a single-phase rotary actuator and its benefits. In hydraulic and pneumatic systems, the rotary actuator plays the role of a Scotch yoke. While a Scotch yoke produces linear reciprocation motion, a rotary actuator produces circular reciprocation motion. What we mean by circular reciprocation motion is that the actuator. So in this condition, let's take a look. राइट, फ्लूइड मेरा यहाँ पे मेरा कर्सर को फॉलो करना, जब भी वर्किंग एनिमेशन स्टडी करोगे तो मेरा कर्सर को फॉलो करो। यहाँ पे मेरा फ्लूइड ये वाला पाइपलाइन से होके यहाँ से ए पोर्ट से इनलेट में एंट्री कर रहा है, और ये एंट्री कर जितना मेरा फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है वो मेरा क्या कर रहा है, इस वेन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये फ्लूइड जब मेरा इस वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो वेन क्या कर रहा है, वेन मेरा रोटेट हो रहा है, और जब मेरा वेन रोटेट हुआ तब इस वेन का इस साइड में, मतलब वेन का लेफ्ट साइड में जितना मेरा फ्लूइड ब्लू कलर में है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो फ्लूइड डिस्चार्ज पोर्ट से आउटलेट में चल जाएगा। और ये वेन का जो राइट साइड में जो मेरा फ्लूइड है वो फ्लूइड वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसीलिए वो वेन रोटेट कर रहा है। वेन पंप में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पंप कनेक्टेड रहता था, तो इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करता था, मोटर का शाफ्ट रोटेट करता था, तो वेन्स भी रोटेट करता था, और जिसकी वजह से फ्लूइड के ऊपर कंप्रेशन क्रिएट होता था, फ्लूइड के ऊपर पावर जनरेट होता था, और वो फ्लूइड डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता था। लेकिन सिंगल वेन रोटरी एक्चुएटर के केस में क्या होता है, ये अगर मेरा वेन है तो फ्लूइड इनलेट में एंट्री करके वेन के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो वेन कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, और वेन का इस साइड में जितना फ्लूइड है, राइट, पिछला साइकिल में जितना फ्लूइड इस साइड में एंट्री हुआ था, वो फ्लूइड क्या कर रहा है, वो फ्लूइड इस प्रेशर की जब प्रेशर ये वाला फ्लूइड जब प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ये वेन इस साइड में जितना फ्लूइड है उसमें वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो फ्लूइड जो मेरा यहाँ पे ब्लू फ्लूइड शो कर रहा है ब्लू कलर में, वो फ्लूइड मेरा बी पोर्ट से आउटलेट में चल जा रहा है। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक। Similar to a car's windshield wiper. Depending on how an actuator is designed, we may end up with 90, 180, 270, and occasionally slightly more than 360 degrees of swipe angle. However, as long as the design allows, you can produce any angle in the range of 0 to 360 degrees. In this video, the vane makes a 300-degree rotation. When the high pressure flow coming from the floor-away valve is connected to port A of the rotary actuator, the port B releases low pressure oil to the tank. देखो वेन को किस तरीके से फ्लूइड प्रेशर क्रिएट किया, तो वेन ऑटोमेटिकली रोटेट किया। इस वेन के साथ मेरा जो शाफ्ट कनेक्टेड हुआ है वो शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो भी चीज दिया हुआ है, यहाँ पे वो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व दिया गया है, जिसके वजह से जो वेन मेरा फॉरवर्ड स्पीड भी दे सकता है और जो मेरा बैकवर्ड स्पीड भी दे सकता है। देखो अभी फॉरवर्ड स्पीड बहुत स्पीड में होगा और बैकवर्ड स्पीड भी वो मेरा 5 में लेके जाया जाएगा, और ये बैकवर्ड स्पीड भी मेरा फुल मतलब बहुत फास्ट मूव करेगा वेन। देखो अभी स्टडी करो, देखो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, राइट। अब मैं फिर से बैकवर्ड देंगे तो ये फिर बैकवर्ड में भी बहुत फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन जो भी मोशन हो रहा है ये मोशन फ्लूइड का इस वेन चेंबर के अंदर एंट्री होने के बाद ही हो रहा है।
can be manufactured both for hydraulic and pneumatic applications, there are some differences in their behavior. While the pneumatic rotary actuator goes from one end of the circular reciprocation to the other end very rapidly, it is harder to control its position. It is also harder to hold the pneumatic rotary actuator at a certain angle due to the expansion ability of the air. On the other hand, hydraulic-based rotary actuators will not have these adverse constraints. The speed of the hydraulic rotary actuators can be controlled accurately, and it can be stopped at the desired angle. To position control, we must use 3 position valves instead of 2 position valves shown here. The one drawback of the single-bladed rotary actuators is the unbalanced force applied to the rotary shaft, which may ruin bearings of the system, and they may wear out prematurely. Thank you for watching our videos. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. So now I will see अब डबल एक्टिंग रोटरी एक्चुएटर मेरा किस तरीके से काम करता है वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे. How does a double vane rotary actuator works वो हम लोग स्टडी करेंगे. In this video, we're going to explain the working principles of a double vane rotary actuator and its benefits. To better understand this concept, we strongly suggest that you watch our video on single vane rotary actuators shown here. A double vane rotary actuator has an almost identical working principle to the single vane rotary actuator. The one big difference is that there are 4 chambers inside the double acting rotary actuator, whereas there are 2 chambers inside the single acting rotary actuators. These 4 chambers are divided into 2 chambers on both sides of the vane. While one of these 2 is filled with high pressure oil, the other is connected to the tank of the hydraulic system. The biggest advantage of the double vane rotary actuator is that its vane is balanced. Since the pressurized oil is acting on 2 sides of the vane simultaneously, the pressure force acting on the shaft is balanced. Also, with the equal pressure force acting on 2 opposing sides of the vane, the torque exerted on the rotating shaft is doubled with respect to a similar sized single vane rotary actuator. As is always the case, when you gain something, you lose something. There's no win-win situation here. In the double vane rotary actuator, we lose rotation range. Rather than having an almost 360 degrees rotation, the rotation range reduces to less than 180 degrees for the double vane rotary actuator. Since there are 4 fluid chambers and 2 connecting ports for double vane rotary actuators, the corresponding pressure chamber must be connected by 2 channels at the middle of the rotating vane. Please note that these channels do not intersect with each other, and they are at different depths from the viewpoint of the audience. Notice how the pressurized fluid shown here in red and the tank flow shown in blue are moving from one chamber to the other through these channels when the vane rotating clockwise and counterclockwise. Thank you for watching our video. So now we will see how the axial piston motor works. Okay. Now we will see axial piston motor working animation. This is a fixed displacement axial piston motor. The major components of this motor are the housing, port plate, valve plate, swash plate, cylinder barrel, pistons, piston shoes, shoe plate bias spring, and the output shaft. The cylinder barrel is fixed to the output shaft. The pistons reciprocate impact out of the cylinder barrel on it. One second. Today we're going to take a look at the Schaefer standard rotary vane actuator pack. Axis parallel to the output shaft. A bias spring and the shoe plate hold the piston shoes against the swash plate
and the barrel against the valve plate. The swash plate sits at an angle to the pistons. As pressurized fluid enters the inlet, it is fed through a kidney-shaped opening in the valve plate to the 3 or 4 pistons situated over the opening. Pressure against the end of these pistons creates force which acts at an angle to the swash plate. These pistons are pushed outward in the barrel towards the swash plate. As this happens, the piston shoes slide across the surface of the swash plate. The result is an output torque, which causes the output shaft, the pistons, and the barrel to rotate. The pistons over the outlet area are being forced into the barrel towards the valve plate. Return oil from the 3 pistons is forced through the other kidney-shaped opening of the valve plate and out the outlet port. When the flow to the motor is reversed, the inlet becomes the outlet, and the outlet becomes the inlet. The motor now rotates in the opposite direction. Output speed of the fixed displacement axial motor is proportional to the input flow. Drive torque is proportional to the difference in pressure between the motor inlet and the outlet. Any internal leakage passes into the area between the rotating group and the housing. This leakage is directed from the case drain port directly back to the reservoir. So this is basically axial piston motor working principle. अब हम लोग देखेंगे बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ये काम करता है. सो ये मेरा बेसिकली बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन व्यू यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का वर्किंग एनिमेशन वर्किंग वीडियो. So figure showing the brake axis piston motor. In this, the shift brake is fixed to the flange. The flange is keyed to the bell shaft. The axis of cylindrical block and that of the flange are intersecting at angle. We initially couple the flange and the cylindrical block. The environmental pressure is applied to indicate exert force on the piston, due to which cylindrical block rotates, the shaft rotates, and iron pressure comes out. So ये था बेसिकली मेरा बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल. अब मैं आऊंगा गियर मोटर में मेरा किस तरीके से मेरा गियर मोटर काम करता है. वो मोटर का वर्किंग एनिमेशन वीडियो हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. ये मेरा बेसिकली इनलेट पोर्ट है और इनलेट पोर्ट से मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा. तो यहाँ पे ये मेरा आइडियल गियर है. तो मान लो यहाँ पे अगर फोर्स क्रिएट करेगा तो ये मान लो यहाँ पे अगर फोर्स क्रिएट करेगा तो ये गियर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये गियर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. और ये बेसिकली जो रोटेशन जो क्रिएट हो रहा है वो दोनों गियर का जो मेसिंग है वो मेसिंग इस तरीके से बैठा हुआ है और फ्लूइड आके नीचे से फोर्स क्रिएट कर रहा है. तो एक गियर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा गियर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और फ्लूइड इसको रोटेट करवाते हुए वो फ्लूइड इनलेट से आउटलेट पोर्ट में निकल जाएगा. ये बेसिकली एक्सटर्नल गियर मोटर का वर्किंग एनिमेशन है. The manual pressure is applied to the
it exerts force on gear tooth, due to which gears rotate, shaft rotates, and oil and pressure comes out from outlet. सो नाउ तो हम लोग अभी देख लिए कि एक्सटर्नल गियर मोटर में भी किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली ये था मेरा बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, एक्सियल पिस्टन मोटर, वेन मोटर और गियर मोटर का वर्किंग एनिमेशन। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया हो कि मोटर में मेरा किस तरीके से काम होता है। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो 22 तारीख का जो जूम क्लास रहेगा उस जूम क्लास में तुम लोग मुझे अपना जो भी क्वेश्चंस है वो तुम लोग मुझे पूछ लेना। मैं बस एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है मेरा सिलिंड्रिकल रेडियल पिस्टन मोटर का एनिमेशन, वो किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा एक बार देख लो। देखो ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, ये मेरा पिस्टन है, राइट, ये मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये मेरा पिस्टन है। अब ये बेसिकली मैं ड्राइंग में भी ठीक ऐसे ही दिखाया था जब मैं रेडियल पिस्टन मोटर के बारे में स्टडी करवा रहा था। देख लो किस तरीके से काम करता है। All pistons are connected to a single crank by individual connecting rod. All section walls are connected to single section pipe, and all removing walls are connected to single removing pipe. An oil and pressure is supplied to lid, tensile force of piston, due to which removing block rotates, shaft rotates, and oil and pressure comes out from outlet. इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड जब यहाँ से एंट्री करेगा तो यहाँ पे फ्लूइड स्टोर होगा, पिस्टन को फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये पिस्टन के ऊपर जब फोर्स क्रिएट होगा तो ये पिस्टन क्या आ जाएगा, ये पिस्टन एकदम ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक का एकदम टॉप पोर्शन पे टीडीसी टॉप डेड सेंटर में आ जाएगा। उसी टाइम ये पिस्टन एमडीसी मीडियम डेड सेंटर में रहेगा, ये पिस्टन अपना बीडीसी में रहेगा, ये पिस्टन बीडीसी में, ये पिस्टन बीडीसी में। फिर जब यहाँ से फ्लूइड एंट्री करना शुरू करेगा तो ये पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और ये पिस्टन टीडीसी, ये पिस्टन टीडीसी और ये पिस्टन फिर टीडीसी की तरफ जाएगा। इस तरीके के बेसिस में क्रैंक मैकेनिज्म में ये ब्लॉक हुआ है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रैंक लगाया हुआ है और ये क्रैंक मुझे क्या करेगा, शाफ्ट के साथ ये क्रैंक अटैच्ड है और इस तरीके का जो लिंक का जो मैकेनिज्म है, इस लिंक के मैकेनिज्म के वजह से शाफ्ट का जो रोटेशन होगा वो शाफ्ट सर्कुलर वे में रोटेट करना शुरू करेगा। ये मेरा रेडियल पिस्टन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड so now students, do you have any doubt related to this lecture? Anybody having any doubt related to this lecture? No, sir. Okay. बाकी स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है? बाकी स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay, so thank you everyone for attending class. Tomorrow we will start our next topic which is related to the linear actuator. Okay, so thank you। और ये जो क्लास का जो वीडियो लेक्चर है वो कुछ देर में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उसको स्टडी करना। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.